Hello students, myself Dharmen Chaudhary and today we are going to start motion under gravity. This is one of the most important topic of the kinematics. So without wasting any minute, we will start motion under gravity. देखो बेटा इस टॉपिक के अंदर क्या है, ये टॉपिक आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस होते थे वो सिर्फ एक या दो सिचुएशन पे बेस्ड होते थे, ठीक है। अब यहाँ 11th स्टैंडर्ड के लिए हम टोटल पढ़ेंगे 5 केसेस, ठीक है। एक एक केस को डिस्कस करते जाएंगे और उस केस के अकॉर्डिंग जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेंगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या चेंज होगा, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी जो है इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इन दैट केस वी ऑलवेज यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। वी ऑलवेज यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा, बस वही हमें देखना है। तो इसमें पहला केस है केस वन है व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। फर्स्ट केस इज व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। What will happen when body is projected vertically upward, ठीक है। इसमें equations of motion में क्या चेंज आएगा उसको हम देखते हैं। देखो अगर मान लो कि ये कोई बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, उसको u इनिशियल वेलोसिटी से हमने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, तो एक बात हमेशा याद रखनी है मोशन अंडर ग्रेविटी में, इसको मैं स्टार लगा देता हूं। एक चीज हमेशा याद रखनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज माइनस जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ay is equal to minus g। ay का मतलब क्या है, दिस एक्सेलरेशन इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। y को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन जो आ रहा है, माइनस साइन किस लिए आ रहा है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो g को नेगेटिव ले लो, बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही है तो जी को पॉजिटिव ले लो। ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में ये स्टार पॉइंट है, ये कभी आपको भूलना नहीं है। चाहे हम कोई भी केस डिस्कस कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, चाहे सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, चाहे थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं, या फिर फोर्थ या फिफ्थ, आपको ये चीज याद रखनी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। यहां पे जो ये माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन मैंने लगा रखा है, इसका मतलब यही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। सो इन दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। सो व्हाट विल बी द चेंज इन द इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर हम फर्स्ट केस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना चाहें तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो हमेशा कब यूज होती हैं, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। यहां भी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, डाउनवर्ड है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है और माइनस साइन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा, दैट इज v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि u जो है वो अपवर्ड है, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, अपवर्ड होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, तो उसको माइनस जी लिखा एंड दैट इज t। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, s इज इक्वल टू, वैसे इसको s नहीं लिखते, वर्टिकल के केस में इसको क्या लिखते हैं, हाइट। h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड केस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। क्या लिखेंगे,
minus 2gh. In that case, where final velocity, initial velocity, height, they all are positive because सबकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है. सिर्फ नेगेटिव क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज नेगेटिव. इसीलिए जहां हम एक्सेलरेशन लिखते हैं वहां हमने माइनस जी लिखा है. ठीक है. अच्छा, अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, ये मैक्सिमम हाइट पर जाके रुक जाएगी. ये मैक्सिमम हाइट पर जाके क्या होगी, रुक जाएगी. ये बॉडी ऐसे ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर जाके रुक जाएगी, एंड देन आफ्टर ये नीचे गिरना शुरू करेगी. देन आफ्टर ये नीचे गिरना शुरू करेगी. ठीक है. तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0. सो यू कैन यूज थर्ड इक्वेशन और यू कैन learn this formula directly. H maximum, when a particle is projected vertically upward, then maximum height will become u square by 2g. maximum height कितनी हो जाएगी, u square by 2g. आप क्या करो, v is equal to 0 पुट कर दो and small h is equal to h maximum पुट कर दो, then you will get h maximum is equal to u square by 2g. ठीक है. अच्छा, इसको ऊपर तक जाने में टाइम कितना लगेगा, अगर हमें कैलकुलेट करना है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, भाई मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हम ये किससे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से. क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो टाइम हमें मिल जाएगा, दैट टाइम वी विल गेट u by g. दैट टाइम वी विल गेट u by g. u by g is the time when final velocity becomes equal to 0. ठीक है, when final velocity becomes equal to 0. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया. अगर किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो these will be the equations of motion and these two formulas you have to learn. वैसे चाहे तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ये आ जाता है, थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा. लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल है थोड़े से. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस. अब देखो सेकंड केस. सेकंड केस क्या है, केस सेकंड इज, केस सेकंड व्हेन a body is projected vertically downward. ठीक है, when a body is projected vertically downward, मतलब ये कोई हाइट है, इस हाइट से हमने किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u से नीचे प्रोजेक्ट किया, ऐसे फेंक दिया, ऐसे. ठीक है, अगर किसी बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी माइनस यू जे कैप. इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस यू जे कैप. अगर आपको आई कैप जे कैप में नहीं समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. इनिशियल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. फाइनल वेलोसिटी विल बी ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी. अगर हम वर्टिकली हाइट की बात करें तो हाइट भी कैसी होगी, नेगेटिव. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, माइनस जी. वो तो हमेशा सेम रहता है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव. लेकिन जब सेकेंड केस हमने लिया, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, सो इन दैट केस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल बिकम्स नेगेटिव. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगी, देखो भाई. फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो व्हाट विल बी द चेंज इन दिस, v कैसा लेना है, नेगेटिव.
u कैसा लेना है, नेगेटिव, एक्सेलरेशन कितना लेना है, माइनस जी टी। तो इक्वेशन क्या आ गई, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो अगर आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी, ठीक है, ये चीज याद रखना। सेकेंड इक्वेशन क्या बनती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो s की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एच माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आप डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे कि आपको 9th क्लास में पढ़ाया था कि जब बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है तो जी को पॉजिटिव ले लो, ठीक है, तो जी को पॉजिटिव नहीं लिया है हमने, क्या किया है, सबको नेगेटिव लिया है, ठीक है। जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जाए या बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड जाए, इन बोथ द केसेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब v स्क्वायर देखो, v तो क्या है, नेगेटिव है, लेकिन स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सो दैट इज v स्क्वायर। u कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन इसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस 2g, a क्या है, माइनस जी, और s क्या है, माइनस एच। तो अगर इस इक्वेशन को हम वापस से लिखेंगे तो ये बन गई v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, दैट विल बी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। In second case, when body is projected vertically downward, when body is projected vertically downward, ठीक है बेटा। तो ये हो गया सेकंड केस। तो सेकंड केस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो वही यूज करनी है जैसा आपको 9th क्लास में बताया था कि जब डाउनवर्ड गिरेगा तो जी को पॉजिटिव लेके करना है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जैक्टली पता लग गया कि जी पॉजिटिव नहीं है, जी नेगेटिव है, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो भी नेगेटिव हो गई है, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। चलो थर्ड केस देखते हैं। देखो थर्ड केस क्या है, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड। थर्ड केस क्या है, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, व्हेन अ बॉडी is dropped, ठीक है, when a body is dropped from some height, ठीक है, when a body is dropped from some height, ठीक है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है कि हमने बॉडी को कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, हमने खुद बॉडी को कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, हमने जस्ट बॉडी को छोड़ दिया है, ठीक है, ना हमने उसको ऊपर फेंका ना हमने उसको नीचे फेंका, हमने जस्ट बॉडी को छोड़ दिया है। अब वो बॉडी कहां जाएगी, नीचे जाएगी। अच्छा, तो अगर कहीं भी लिखा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, इसका मतलब हमने अपनी तरफ से उस बॉडी को कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैंने आपको जैसा बताया स्टार्टिंग में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव। चलो ये तो यहां तक बात हो गई, चलो आगे देखते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, नेगेटिव है, और फाइनल वेलोसिटी भी कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, डाउनवर्ड। नेगेटिव का मतलब क्या है, डाउनवर्ड। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव वर्ड जो है उसका मतलब है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v, अगर हम u की बात करें, u तो 0 है, तो माइनस v इज इक्वल टू माइनस जी टी। तो v इज इक्वल टू आ गया जी टी। अब v इज इक्वल टू जी टी जो आया है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और हमें डायरेक्शन पता है कि दैट इज डाउनवर्ड, ठीक है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी तो 0 है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट टाइम, द टाइम वी विल गेट दैट इज 2h by g।
ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड। ठीक है, अगर किसी बॉडी को h हाइट से ड्रॉप करेंगे, अगर किसी बॉडी को h हाइट से ड्रॉप करेंगे तो उसको अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? दैट टाइम टेकन बाय द बॉडी इज √2h/g। टाइम टेकन बाय द बॉडी इज √2h/g। ये हमें याद रखना है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u तो है नहीं, -2gh प्लस 2gh। h भी कैसा है? नेगेटिव, और g भी कैसा है? नेगेटिव। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v यू विल गेट दैट इज √2gh। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी h की फॉर्म में? फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी √2gh। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। √2gh क्या है? मैग्नीट्यूड। बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो याद रखना आपकी फाइनल वेलोसिटी कैसी रहेगी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? डाउनवर्ड। ठीक है, चलो अब बहुत बार डाउट होता है सर ये फॉर्मूला यूज करना है या ये वाला यूज करना है। देखो दैट डिपेंड्स ऑन द गिवन डेटा। अगर आपको टाइम दे रखा है, वेलोसिटी पूछा है तो ये वाला, अगर आपको हाइट दे रखा है और वेलोसिटी पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कोई भी पहले लगा दो कोई भी बाद में लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपकी जो भी अननोन क्वांटिटीज हैं वो आपको मिल जाएंगी। दिस इज अबाउट द सेकंड केस। ठीक है, और सबसे ज्यादा यही वाला केस यूज होता है। ठीक है, जो सबसे सिंपल है। चलो थर्ड केस देखो। When a body is projected vertically upward from some height, when a body is projected upward from some height, ठीक है, किसी हाइट से अगर हम बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऑलरेडी हम किसी हाइट पे हैं, जैसे ये कोई टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है, इस हाइट पे ऑलरेडी हम बैठे हुए हैं, इसकी हाइट h है, ठीक है, और यहां से हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो ये बॉडी कैसे आएगी? ये ऐसे ऊपर जाएगी और फिर ये ऐसे नीचे। ठीक है, ये इसका पाथ होगा। ठीक है, दैट विल बी द पाथ ऑफ दैट। अब देखो इसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा। देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। तो कैसे लेंगे? पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, नेगेटिव। अगर ये बॉडी यहां से यहां गिरती है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ? नेगेटिव या पॉजिटिव? देखो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो ओरिजिन होता है। जो भी हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है? ओरिजिन होता है। तो जब बॉडी नीचे पहुंच गई तो ओरिजिन से नीचे पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी कंसिडर्ड विथ नेगेटिव साइन। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, जैसा कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। चलो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v कैसा है? माइनस, u कैसा है? u कैसा है? प्लस, a कैसा है? माइनस जी टी। तो v इज इक्वल टू आ गया माइनस यू प्लस जी टी। पहली इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से क्वेश्चन कम आता है। सेकेंड इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे करेंगे? s की जगह क्या लिखेंगे? माइनस एच। s की जगह क्या लिखेंगे? माइनस एच। u की जगह क्या लिखेंगे? u, क्योंकि u की डायरेक्शन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, सो दैट विल बी कंसिडर्ड विथ पॉजिटिव साइन। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहां पर मैं स्टार बनाता हूं मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा जगह यूज होगा ये। ठीक है, तो h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब आपको टाइम दे रखा हो और हाइट पूछी हो, या हाइट दे रखी हो और टाइम पूछा हो,
ठीक है, आपको अगर कभी भी पूछा है कि किसी h हाइट से पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया तो उसको नीचे आने में टोटल कितना टाइम लगेगा, तो ये इक्वेशन आपको यूज करनी है। थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट इज फोर्थ केस आई थिंक, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। तो देखो अभी फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2g, a कितना है माइनस g और s कितना है माइनस h, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन एज इट इज रह जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो वेलोसिटी मिलेगी आपको, फाइनल वेलोसिटी जो मिलेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। डायरेक्शन को फिजिक्स में कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमें देखना ही पड़ेगा कि क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछी है या नहीं पूछी। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं पूछी तो इससे जो आंसर आएगा वो आप लिख दोगे, लेकिन अगर डायरेक्शन पूछी है तो आपको डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। आपको डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हमारे 4 केस हो गए। इन चारों केस में हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ है। इन चारों केस में हमने एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। देखो किसी भी एक भी कंडीशन में, केस 1 क्या था, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। सेकंड केस क्या था, व्हेन बॉडी इज ड्रॉप। थर्ड केस क्या था, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। फोर्थ केस क्या है, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सम हाइट। इन ऑल 4 केसेस हमने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया है। चलो एयर रेजिस्टेंस को अगर कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, लास्ट केस वही है। अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, केस 5, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट केस ले लेते हैं, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड and air resistance is considered, ठीक है, and air resistance is considered। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ एयर रेजिस्टेंस। देखो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ एयर रेजिस्टेंस को समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये किसी साइकिल को चला रहा है, ठीक है, ये कोई साइकिल है जिसको ये चला रहा है। अगर इसकी साइकिल इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, अगर कोई पर्सन आगे की तरफ साइकिल चला रहा है तो एयर रेजिस्टेंस कहां लगेगा, एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी, उसके अपोजिट। एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, एयर रेजिस्टेंस ट्राई टू डीएक्सेलरेट द साइकिल, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मोशन के अपोजिट होती है। तो वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखो बेटा क्या होगा, जब बॉडी को हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, जब बॉडी को हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो ये u वेलोसिटी से अपवर्ड प्रोजेक्ट की, जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, तो एयर रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस मान लेते हैं, एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन कितना है, a है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो एक्सेलरेशन है, जो बॉडी का डी एक्सेलरेशन है वो a है, दैट इज डाउनवर्ड, ठीक है। और डी एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का है डाउनवर्ड, एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन का है डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस दोनों कहां आ गए, डाउनवर्ड आ गए, दोनों कहां आ गए, डाउनवर्ड आ गए। तो इसको पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसके अपवर्ड मोशन के लिए इसको कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, इसको टाइम लगेगा u बाय जी प्लस ए। कितना टाइम लगेगा, u बाय जी प्लस ए, क्योंकि g की और a की दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। अच्छा, जब यही बॉडी डाउनवर्ड नीचे गिरेगी, जब यही बॉडी डाउनवर्ड नीचे आएगी तो एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर,
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नीचे। तो जब ये बॉडी नीचे आएगी तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, u बाय जी माइनस ए। नॉर्मल केस में क्या होता है, व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस को जब हम नेग्लेक्ट करते हैं तो ऊपर जाने में जो टाइम होता है इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ये कितना होता है u बाय जी। नीचे आने का टाइम क्या होता है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना होता है, u बाय जी। ठीक है, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो इन दैट केस ऊपर जाने में जो टाइम है वो कम लगता है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब क्या, ऊपर जाने में टाइम कम लगेगा और नीचे गिरने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं टाइम ऑफ डिसेंट दैट विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो अगर कभी आपसे बोला जाता है कि भाई टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट का क्या रिलेशन है, तो आप लिखोगे कि व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड देन बोथ टाइम्स आर इक्वल। किसी बॉडी को ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना उस बॉडी को नीचे आने में लगता है। ठीक है, तो आप लिख दोगे टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि भाई एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड, इन दैट केस टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट, तो ऊपर जाने में कम टाइम लगता है और नीचे गिरने में ज्यादा टाइम लगता है। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली मोशन अंडर ग्रेविटी में इतना ही है। ठीक है, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने आपको 5 केसेस बताए हैं। ठीक है, इस केस के न्यूमेरिकल तो वैसे आते नहीं है। जो 4 केसेस बताए हैं उन 4 केस में से सबसे पहले देखना है आपको कौन सा केस है और इन अकॉर्डेंस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देनी है और आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पॉपुलर एक क्वेश्चन होता है, वो मैं आपको करा देता हूं। सबसे पॉपुलर एक क्वेश्चन जो होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में गिवन है अ बॉडी इज ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस। जैसे ये डिस्टेंस है h1, ये हाइट है h2 एंड ये हाइट है h3। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ h1, h2 एंड h3 फॉर द कॉन्जिक्यूटिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब आपको दिया है कि यहां से यहां आने में t टाइम लगता है, यहां से यहां आने में t टाइम लगता है। ठीक है, t टाइम, और यहां से यहां आने में भी t टाइम लगता है। मतलब टाइम इंटरवल इज सेम फॉर कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंसेस। ठीक है, चलो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है h1, h2 और h3 का रेशियो क्या होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, h1 इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h1 इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप माइनस साइन यूज कर रहे हो तो h1 में भी माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, u तो 0 है, तो h1 इज इक्वल टू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, ये h1 आया। ठीक है, अगर मैं h1 प्लस h2 के लिए बात करूं, s1 प्लस h2 के लिए, तो इसके लिए टाइम कितना है, h1 प्लस h2 के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो टाइम कितना है, हाफ जी इंटू 2t स्क्वायर। कितना टाइम है, 2t स्क्वायर। ठीक है, h1 प्लस h2 डिस्टेंस के लिए टाइम कितना है, 2t। h1 प्लस h2 प्लस h3 डिस्टेंस के लिए टाइम कितना है, h1 प्लस h2 प्लस h3 इस डिस्टेंस के लिए टाइम कितना है, 3t। कितना टाइम है, 3t, सो दैट बिकम 3t स्क्वायर। आपको रेशियो कैलकुलेट करना है h1 is to h2 is to h3। तो रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले h1 is to h1 प्लस h2 is to h1 प्लस h2 प्लस h3 का रेशियो कैलकुलेट करो। तो देखो g/2 से g/2 गया, यहाँ t स्क्वायर आएगा, यहाँ 4t स्क्वायर आएगा, यहाँ 9t स्क्वायर आएगा, तो 1:4:9। ठीक है, ये किसका रेशियो आया, h1 is to h1 प्लस h2 is to h1 प्लस h2 प्लस h3 का रेशियो। लेकिन हमें किसका चाहिए, h1
1:S2:S3 का। तो देखो H1 की वैल्यू कितनी है 1, लिख दो। H1 प्लस H2 कितना है 4 और H1 कितना है 1, तो H2 कितना होगा 3। H1 प्लस H2 प्लस H3 कितना है 9, H1 प्लस H2 कितना है 4, तो H3 कितना होगा 5। सो दैट विल बी योर आंसर, that will be your answer, that ratio will be equal to 1:3:5। ठीक है, इसमें सेम टाइप का एक क्वेश्चन आता है जो इसी रिलेशन पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ होता है, वाटर ड्रॉप्स गिवन होता है। क्वेश्चन किस तरह से होता है कि भाई एक कोई नल है, कोई टैप है, इससे वाटर ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, ये कोई टैप है, वाटर ड्रॉप्स नीचे आ रहे हैं इस तरह से। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है कि जैसे मान लो कि भाई ये जो वाटर टैप है ये 5 मीटर हाइट पे है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बताता हूं किस टाइप से गिवन होता है। जैसे हाइट ऑफ दिस टैप इज 5 मीटर, आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन होती है। क्या कंडीशन गिवन होती है, जैसे कि जब फर्स्ट ड्रॉप जो है जब वो ग्राउंड पे पहुंचती है तो थर्ड ड्रॉप जस्ट स्टार्ट टू बिगिन, थर्ड ड्रॉप जो है वो जस्ट गिरना स्टार्ट करती है, ठीक है। ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि भाई फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पे है और थर्ड ड्रॉप जो है वो इट जस्ट स्टार्ट टू बिगिन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप। आप मान लो कि सेकंड ड्रॉप जो है वो यहां कहीं है, ये आपकी सेकंड ड्रॉप है, ठीक है। आपसे पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप पूछी जाती है कभी कभी फ्रॉम द टॉप और कभी कभी फ्रॉम द बॉटम। यू कैन इजीली कैलकुलेट। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो देखो बेटा फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के बीच में टाइम मान लो t है, तो क्या उतना ही टाइम सेकंड और थर्ड के बीच में होगा। भाई देखो ड्रॉप एक गिरी, फिर दूसरी ड्रॉप गिरी, फिर तीसरी ड्रॉप गिरी, तो सारी ड्रॉप्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप के बीच में अगर टाइम t है तो सेकंड और थर्ड के बीच में भी क्या होगा, टाइम t होगा। तो देखो बेटा ड्रॉप्स गिर रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन -g है और टाइम इंटरवल सेम है। टाइम इंटरवल क्या है, सेम। इन दैट केस रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस क्या होगा, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस होगा h1:s2 = 1:3। अगर तीन कॉन्सेक्यूटिव डिस्टेंसेस होती तो रेशियो होता 1:3:5, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस कितनी है 3x, मतलब डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ड्रॉप एंड सेकंड ड्रॉप इज 3x, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप इज x, ठीक है। तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं x की वैल्यू, x + 3x = 5, सो 4x = 5, तो x आ गया 1.25 मीटर। आपके पास x की वैल्यू आ गई। अगर आपको टॉप से पोजीशन कैलकुलेट करनी है इस ड्रॉप की तो आप लिख दोगे x। अगर आपको फ्रॉम द बॉटम कैलकुलेट करनी है तो 3x कितना आएगा फ्रॉम द बॉटम, what is the position of second drop, that is 3x, so 3 into 1.25, that is 3.75 मीटर, that is 3.75 मीटर, ठीक है। so that will be the position। अच्छा, यहीं पे अगर जैसे 4 ड्रॉप का क्वेश्चन होता, ठीक है, अगर 4 ड्रॉप वाला होता तो कैसे करते, जैसे मान लो ये कोई लाइन है जिसपे ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ठीक है, ये ड्रॉप्स जो हैं वो इस लाइन के अलोंग गिर रहे हैं। यहाँ कोई टैब है, यहाँ से ड्रॉप्स गिर रहे हैं। आपको बोला है कि भाई ये जो टैब है इसकी हाइट जो है वो 18 मीटर है। कितनी है, 18 मीटर है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। इसके साथ ही आपको एक कंडीशन दे रखी है कि पोजीशन ऑफ फोर्थ ड्रॉप और पोजीशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप, मतलब आपको बोला है कि व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीच एट द ग्राउंड देन फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। मतलब फोर्थ ड्रॉप जस्ट नल से निकलती है कब, जब आपको फर्स्ट ड्रॉप सरफेस पे पहुंचती है। जब फर्स्ट ड्रॉप सरफेस पे पहुंचती है तो फोर्थ ड्रॉप जस्ट निकलना शुरू होती है नल से, ठीक है। ये कंडीशन आपको दे रखी है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, ठीक है। ये पोजीशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मान लो कि यहां पे आपकी थर्ड ड्रॉप है, सॉरी यहां सेकंड होगी, फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, ठीक है। यहां आपकी थर्ड ड्रॉप है,
भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो देखो पहली ड्रॉप के गिरने के बाद दूसरी ड्रॉप गिरी होगी, फिर दूसरी के बाद तीसरी गिरी होगी, तीसरी के बाद चौथी जस्ट गिरने वाली थी। तो फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप के बीच का टाइम अगर टी है तो सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच का टाइम भी टी होगा, थर्ड और फोर्थ ड्रॉप के बीच का टाइम भी कितना होगा, टी होगा। तो कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g, मतलब एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है, और टाइम इंटरवल भी क्या है, सेम है। तो अगर कहीं भी आपको पता लगे कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल सेम है, तो H1 is to S2 is to S3 का रेशियो होगा 1:3:5। ठीक है, चलो ये डिस्टेंस कितनी है, x, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 3x, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 5x। x मैंने मान लिया, तो रेशियो 1:3:5 है। चलो x प्लस 3x प्लस 5x, x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू आ गया 18 होगा, 18 इज द टोटल हाइट ऑफ द टैप। तो यहां से 9x इज इक्वल टू 18 आएगा, सो यू कैन राइट x इज इक्वल टू 2 मीटर। क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2 मीटर। अब आपके पास x इज इक्वल टू 2 मीटर है, तो आप इस सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन मुझे बता सकते हो। सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन क्या है, 5x फ्रॉम द ग्राउंड। सेकेंड ड्रॉप की जो पोजीशन है दैट इज 5x, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अगर मुझे थर्ड ड्रॉप की पोजीशन पूछी है तो थर्ड ड्रॉप की पोजीशन कितनी है, 5x प्लस 3x। तो थर्ड ड्रॉप की जो पोजीशन है, तो थर्ड ड्रॉप की पोजीशन है 8x, तो x की वैल्यू तो 2 है, सो दैट विल बी 16 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, अगर आपसे फ्रॉम द टॉप पूछा है तो थर्ड ड्रॉप की पोजीशन x मीटर है फ्रॉम द टॉप, एंड सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन 4x मीटर है फ्रॉम द टॉप। इस टाइप के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताया, उनको यूज करके आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी। सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो आप करो, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं उसका रिप्लाई आपको शेयर करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।